नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर कोई कहीं के कार्यरत है और उसकी फैमिली है, परिवार है, तो बहुत ही कम समय मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए अपना जो है थोड़ा-सा समय निकाल के कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा दे सकूँ, कुछ मतलब जो है सरल तरीके से बता सकूँ चीज़ों को। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब देखे हैं, यूट्यूबर देखे, बहुत सारे टीचर देखे हैं। कुछ ही लोग हैं जो क्लास में ही चीज़ों को याद करवा देते हैं, बाकी जो है बस ऐसे ही अपना उनका काम है पढ़ाना, पढ़ा दिए। लेकिन याद करना जो है वो हमें खुद करना होता है। लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो जो बोझ है, एक बोझ बन जाता है। हिंदी साहित्य जबकि इतना बड़ा है, उसमें गद्य है, पद्य है और भाषा विज्ञान है, वैचारिक पृष्ठभूमि, बहुत सारी चीज़ें हैं, पाश्चात्य है। तो अगर इस तरह से अगर एक स्टूडेंट जो है अगर वो पढ़ेगा, सारी चीज़ों को याद करेगा तो बहुत बोझ सा हो जाता है। लेकिन अगर टीचर क्लास में ही याद करवा दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर एकदम से बेहतरीन टिक से चीज़ों को याद करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। आलोचना क्या पढ़ रहे हैं? हमने आलोचना का विकास पढ़ा दिया है कि किस तरह से भारतीय युग में कौन थे और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, देव बड़े की बिहारी जो है, और नवरत्न में कौन कौन से कवि आते हैं, किसको उन्होंने नवरत्नों में स्थान दिया है, मिश्र बंधुओं ने। ये सारी चीज़ें बता दिया है। नवरत्नों में बहुत ही आसान तरीके से बताया था हमने। आदिकाल में जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं, चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के रचयिता, उनको रखा, तुलसीदास को रखा, सूरदास को रखा, कबीरदास को रखा भक्ति काल में। इसके बाद वो आ जाते हैं मिश्र बंधु किसमें? रीति काल में। रीति में वो देव को रखते हैं, केशवदास को रखते हैं, बिहारी को रखते हैं, और त्रिपाठी बंधु जो भूषण मतिराम है उनको रखते हैं, और आधुनिक काल में जाके भारतेंदु को रखते हैं। दोस्तों, नवरत्नों का मुझे याद नहीं था, लेकिन आपको पढ़ाने से, इस तरह से बताने से मुझे भी चीज़ें याद हो गई। तो यही होता है, अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं तो याद हो जाता है। तो क्या है, श्याम सुंदर दास हमने लिखा है। लेकिन ये जो चल रहा है, द्विवेदी युग चल रहा है और द्विवेदी युग में यहाँ पे आते हरिऔध भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी हैं। द्विवेदी युग में ज़्यादा आलोचनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। हरिऔध का आप देखेंगे कि जैसा कि ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कहे जा सकते हैं, जिन्होंने प्री प्रवास जैसे महाकाव्य की रचना करी। और 1914 में, कब? 1914 में प्री प्रवास, जो कि किस पे है? वो कृष्ण के प्रवास पर है। और इसी के आधार पर इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। किसने कहा है? तो गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है हरिऔध जो हैं वो आधुनिक काल के सूरदास हैं। और इनका क्या है? रस कलश। इनका ये जो है रस कलश 1931 ईस्वी में ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये याद रखिएगा, रस कलश जो है इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, प्रसिद्ध आलोचक है। इनका जो है काव्यांग कौमुदी पूछा गया है। काव्यांग कौमुदी हमने याद कर लिया था। दोस्तों देखो, इनके नाम में ही वाह 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 आ रहा है और यहाँ भी वाह आ गया। काव्यांग कौमुदी किसका हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। और हरिऔध है रस कलश। जब हम कलश को उठाते हैं, कोई कलश उठाना है तो हमें औंधे होना पड़ता है, मतलब मुंह के बल जो होता है औंधे हो गए, कहते हैं कि औंधे मुंह गिर गए। तो हमें क्या, अगर किसी कलश को नीचे उठाना है तो औंधे होना पड़ता है, मतलब हरिऔध की है। रस कलश, कलश को उठाने के लिए क्या करोगे? औंधे मुंह होना पड़ता है। तो हरिऔध की कौन सी रचना है? रस कलश। अब देखो दोस्तों, पहले हिंदी जो है ना पाठ्यक्रम में नहीं थी, लेकिन 1921 ईस्वी में, इस सन को याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में यह जो है बीएचयू के, क्या है? बीएचयू जो हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू
उसके पाठ्यक्रम में एमए का जो था परास्नातक जिसको कहते हैं, एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल किया गया। और वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसको जो है अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया जाता है, तो श्याम सुंदर दास को। किसको? श्याम सुंदर दास को। याद रखिएगा, पूछ सकता है हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी को जो है हिंदी का प्रचार प्रसार कह सकते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए किसको अध्यापक के रूप में सबसे पहले नियुक्त किया जाता है, तो श्याम सुंदर दास जी को। और इन्हीं के निर्देशन में कौन आते हैं? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। और इन्होंने ही प्रथम शोध, पहले शोध नहीं हुआ करता था, रिसर्च नहीं हुआ करता था, तो प्रथम शोध इन्होंने लिखा। क्या लिखा? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। यही है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से क्या किया? शोध लिखा। हिंदी, इसको याद रख लीजिए, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो है किसका ये आलोचनात्मक ग्रंथ है या शोध है, तो किसका है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। लेकिन किसके मार्गदर्शन में, अगर पूछ ले किसके मार्गदर्शन में इन्होंने ये शोध किया था, तो श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में किया था। और एकेडमिक, अगर पूछ ले कि एकेडमिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, एकेडमिक जो होता है, क्या है? एकेडमिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? आलोचना का जनक जिसको कह सकते हैं, आलोचना के जनक अगर पूछे कौन है, तो किसको बताएंगे? श्याम सुंदर दास ही हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो फैक्ट है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको अक्षर सह आप लोग याद रख लीजिए। अगर पूछे एग्जाम में सबसे पहले हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में किया गया। और कहाँ? BHU, ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, वहाँ एमए में क्या है, इसको हिंदी को शामिल किया गया। और यहीं पर BHU में ही अध्यापक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? श्याम सुंदर दास को। और उन्हीं के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने प्रथम शोध जो है लिखा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। और उस समय शोध पत्रिका जिसको कह सकते हैं, जो काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका थी, वो उसमें भी शोध का प्रकाशन हुआ करता था। अनुसंधान जो करते थे, रिसर्च करते थे, उसमें भी निकला करता था। तो आइए हम देखते हैं श्याम सुंदर दास के जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पूछ लेगा साहित्यालोचन किसकी रचना है, किसकी आलोचना है। तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रिक से याद कर लेते हैं। साहित्यालोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। अब देखो, रहस्य किसमें है? श्याम। यहाँ भी देखो या है, यहाँ भी या है, यहाँ भी। हमने ऐसे बहुत सारी चीजें लिंक कर लिया था, या ज्यादा ही मिल रहा है। इसको याद किया। साहित्य लोचन किसके अच्छे हैं? श्याम सुंदर के। किसके? कहा जाता है ना, कृष्ण भगवान की जो छवि है बहुत ही मनमोहक है, मन को क्या कर लेती है? मोह लेती है। तो श्याम सुंदर है, उनके लोचन कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। लोचन किसके हैं? श्याम के अच्छे हैं। तो साहित्यालोचन किसकी रचना हो जाएगी? श्याम सुंदर दास की। सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। तो लोचन किसके अच्छे हैं? श्याम सुंदर के अच्छे हैं। तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर की हो जाएगी। अब देखिए, श्याम सुंदर जो हैं फिर क्या लिखते हैं? भाषा विज्ञान लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, भाषा विज्ञान। और उस भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य। जब विकास हो देख लिए कि विकास कैसे हुआ, फिर उन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य लिखा, हिंदी भाषा और साहित्य और रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। फिर उन्होंने उसके रहस्य को जानना शुरू किया, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। या देख लीजिए आ रहा है, श्याम में भी या है और रहस्य और साहित्य में भी या है। इस तरह से आप देखेंगे। अगर इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी बनाएंगे चीज़ों को, तुरंत दिमाग क्लिक कर लेगा। अगर मान लो दे दिया कि रूपक रहस्य किसकी रचना है, नगेंद्र दे दे और रामचंद्र शुक्ल दे दे और ऐसे ही कोई और दे दे, नंदुलारे वाजपेयी, तो हम देख लेंगे या आया है श्याम श्याम, ऐसे कर देना है। कभी कभी चीज़ें नहीं सटीक बैठती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लगाए रहेंगे चीज़ें मतलब ट्रिकी बनाए रहेंगे तो सरल हो जाएगा। क्या है, हमने बताया श्याम सुंदर के लोचन अच्छे हैं और श्याम सुंदर का हो जाएगा साहित्यालोचन। फिर इन्होंने भाषा विज्ञान लिखा और भाषा विज्ञान में ये देखा कि भाषा विज्ञान का विकास कैसे हुआ। जब विकास इन्होंने देख लिया तो उसमें साहित्य लिखा उन्होंने, भाषा विज्ञान और साहित्य। इसके बाद उस साहित्य में उन्होंने रूपक रहस्य जाना और भाषा का रहस्य जाना। उन्होंने रूपक रहस्य देखा, इसके बाद भाषा रहस्य देखा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इतना प्यार दे रहे हो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे इस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।